हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बीच को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। कोई नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। लेकिन इससे एक रात पहले ग्रेजुएशन पार्टी थी कुछ बच्चों की, जिन्होंने बहुत एंजॉय किया और पूरी रात यहाँ पर पार्टी की। उन्होंने ड्रग्स किए हुए थे, जिसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया और कौन कहाँ कहाँ सोया। वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी जो समंदर से निकली थी, कोई बॉल की तरह लग रही थी। इनको आइडिया नहीं था कि वो क्या है। ये लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करके अपनी पार्टी पे फोकस किया और इस चीज़ को देखने की ज़हमत भी नहीं की कि आखिर ये चीज़ क्या है और बीच पर कैसे पड़ी हुई है, क्योंकि पहले कभी आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब बीच पे अगला दिन स्टार्ट होता है, पार्टी का अगला दिन। यहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। मतलब बीच पर सैंड पर कोई नहीं था। यहाँ एक लड़का कैन के अंदर फंसा होता है, कुछ लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और दो लोग बोट के ऊपर होते हैं। यहाँ पर जैसे ही इनकी आँख खुलती है, सबसे पहले तो एक लड़की बाहर आती है, केटी। वो बाहर आकर देखती है तो कोई भी नहीं था बीच पर। पूरा बीच खाली था और सुनसान था, सिर्फ उसके 4 दोस्त गाड़ी में थे और 1-2 इधर-उधर फैले हुए थे। लेकिन सैंड के ऊपर कोई नहीं था। अब यहाँ वो सबको उठाती है और कहती है, उठ जाओ, तुम लोग कब तक सोओगे? कितनी बेहोशी से सोए हुए हो, सब लोग चले गए हम लोगों को छोड़कर। इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सैंड के ऊपर एक बर्ड के ऊपर पड़ती है, वो सैंड के अंदर धँस जाता है। और यहाँ कुछ लोगों के कपड़े और चीज़ें भी पड़ी हुई थी, लेकिन लोग कोई भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब यहाँ केटी को आइडिया हो गया था कि बीच पर कुछ गड़बड़ है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि सैंड पर कोई भी ना उतरे, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर एक और बर्ड सीगल आके बैठता है सैंड के ऊपर। जैसे ही वो उसको कोई चीज़ अंदर खींच लेती है, वो खाना के लिए कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज़ थी जो सैंड के अंदर थी, जो चीज़ जानदार उसको टच करती थी, वो उसको फ़ौरन अपने अंदर दबा लेती थी। एक लड़की बोट से उतरी, वो बहुत नशे में थी, उसको होश नहीं थी। केटी ने उसको मना भी किया, लेकिन फिर भी उसने अपने पाँव सैंड के ऊपर रख दिए। अब यहाँ सब दोस्त उसको मना करते रह गए कि कुछ देर वेट कर लो, अभी मत चलो। लेकिन उसने उनकी बात ना मानते हुए ये काम कर दिया और उसके पैर सैंड के अंदर धंसने लगे, जैसे वो बर्ड धंस रही थी। अब यहाँ कोई भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की भी कि जाके उसकी हेल्प करे। सभी बहुत खौफज़दा हो रहे थे कि हम नीचे ना उतरें। सिर्फ एक लड़का गाड़ी से जंप मार के उसकी हेल्प के लिए निकला। लेकिन वो लड़की तो मिट्टी के अंदर धंस चुकी थी और वो भी बहुत ब्रूटली उस मिट्टी के ऊपर तड़पता रहा, क्योंकि कोई चीज़ थे जिस टेंटिकल्स की तरह उसको पानी मिट्टी के अंदर खींचते जा रहे थे। उसके दोस्त बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन कोई भी उसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बाहर आके उसकी मदद कर सके, क्योंकि सब जानते थे जैसे इनका पाँव सैंड पे लगा, वो उसके अंदर धंस जाएंगे। अब ये लड़का बहुत ही बुरी तरीके से उसी सैंड के ऊपर मारा जाता है। उसके सारे फ्रेंड्स बहुत रोते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे उसकी मदद के लिए। वो तड़पता तड़पता मिट्टी के अंदर चला गया। अब यहाँ पर बाकी सब सोच रहे थे कि हम क्या करें, कैसे इस मुसीबत से निकलें, कैसे बचें, क्योंकि सब बहुत ही हवास भागता थे, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ केटी कहती है कि सब काम डाउन हो जाएं और सोचे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा। पूरी रात हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे, तब तो सैंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन रात के बाद ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ हो सकता है। सबको लग रहा था शायद कोई एक्सपेरिमेंट किया हो गवर्नमेंट ने, या कोई पानी में कुछ कोई चीज़ ऐसी निकल आई हो जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा हो। लेकिन फिर भी कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि यहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा है। केटी सबसे समझदार थी और वही डिसीजन ले रही थी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ जोनास को कहता है कि तुम आसपास नज़र दौड़ाओ, शायद कोई हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए थोड़ी देर में। अब इन लोगों ने यही सोचा कि हम वेट करते हैं, शायद कोई आ जाए। लेकिन फिर उनको आइडिया हुआ कि स्प्रिंग वीक स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग इधर उधर टाउन में चले गए होंगे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। काफ़ी देर से यहाँ पर कोई नहीं आया, और अगर कोई आएगा भी तो वो सैंड के अंदर ही धंस जाएगा, वो कैसे बचेगा, जैसे हमारे बाकी दोस्त मारे गए। अब यहाँ केटी को आइडिया आता है, वह सैंड के पास जाके आइडिया लगाने लगती है कि आखिर इसमें है क्या। जैसे ही वो सैंड के पास अपने हाथ दौड़ाती है, वहाँ पर उसको आइडिया होता है कि कुछ टेंटिकल्स हैं जो जैसे ही वो ऊपर आता है हाथ उसका, वो उसको खींचने के लिए फ़ौरन तैयार रहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा लड़का भी उठ चुका था जो कैन में फंसा होता है, उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था गर्मी से। वो कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं इस कैन में ही मारा जाऊँगा और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी स्किन टैन हो रही है, जल रही है। लेकिन केटी और कोल कहते हैं, तुम आराम से बैठे रहो यहाँ पर। अगर तुम मूव करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। तुम नहीं जानते यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उससे पहले तो वो सो रहा था। उसको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या है। वो समझता है कि ये सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं सैंड पे क्यों ना उतरूँ? वो कहता है, मैं अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर ऐसा ही होता है, उसकी नज़र उसी बर्ड पे पड़ती है जो सीगल यहाँ पर बार बार आ रहे थे और सैंड उनको अपने अंदर खींच रही थी। जब वो ये मंजर देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और अभी अभी इसके 2 दोस्त भी मारे गए हैं। केटी कहती है, हमें कुछ सोचना चाहिए, थोड़ी देर वेट करना चाहिए, शायद कोई हेल्प आ जाए।
कुछ घंटे इंतज़ार के बाद ही हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि अभी जब हम अंदर बैठे हैं तो हम सेफ़ हैं। लेकिन जैसे ही हम सैंड पे गए हम लोग सेफ़ नहीं रहेंगे। जो दोस्त कैन में फँसा था उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। केटी कोल को कहती है हमें कुछ जल्दी ही करना होगा, वरना ये बोट पर भी हम सेफ़ नहीं हैं। जिस तरह की ये चीज़ है वो हमें यहाँ पर भी नुकसान पहुँचा सकती है। कुछ देर में वो ऊपर भी आ सकती है, हमारी इस बोट को भी तोड़ सकती है। अब वो सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा इस मुसीबत से अपने आप को निकालने के लिए। अब यहाँ केटी उन्हें कहती है अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, कोई चीज़ है जिससे हम मदद ले सकें, या कोई कॉल या फ़ोन। लेकिन उनको आइडिया आता है कि उन्होंने सारे फ़ोन तो अपनी गाड़ी की बैक डिक्की में रख दिए थे, ताकि ये लोग टाइम स्पेंड कर सकें। अब यहाँ पे इनको आइडिया होता है, सामने इनको एक एग टाइप चीज़ नज़र आती है जो रात में भी थी, जिसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। ऐसे लग रहा था जैसे वो हैच हुई हो, कोई ऐसा क्रिएचर जो पानी में हो जिससे ये अंडे हैच हुए हैं और यहाँ पे टेंटिकल्स फैल गए हैं। अब इनको आइडिया हुआ कि रात में तो तभी ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि रात में ये एग हैच नहीं हुआ था, ये तो अभी का टाइम है और ये हैच हो गया और यहाँ पे पूरी सैंड में फैल गए। अब इनको आइडिया हुआ कि इनका सामना किस चीज़ से हो रहा है। ये कोई बहुत ही अजीब सी क्रिएचर है जो इनके ऊपर अटैक कर सकती है जब ये सैंड पे होंगे। लेकिन जब तक ये वुडन या मेटल के ऊपर हैं तब तक शायद ये थोड़ा बहुत सेफ है। अब ये हॉट डॉग दूर दूर फेंक के आइडिया लगाते हैं कि टेंटिकल्स कहाँ तक फैले हैं। एक हॉट डॉग फेंकते हैं, लेकिन वो करीब जगह थी और वहाँ फ़ौरन ही वो अंदर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो थोड़ा दूर उसको फेंकती है, लेकिन इनको आइडिया हो गया था कि दूर साइड पर वो चीज़ अंदर नहीं गई, यानी कि ऊपर ही रही। अब यहाँ पे इनको आइडिया हो गया था कि इसकी लिमिट कहाँ तक है, मतलब अगर ये लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये लोग सेफ रहेंगे, वहाँ पर इनको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसकी भी बैटरी बैठी हुई थी और यहाँ पे कोई और भी नहीं आ रहा था जिसकी मदद से ये लोग यहाँ से जा सके। अब एक दोस्त हिम्मत करता है, वो कहता है कि मैं जा सकता हूँ, मेरे पास सर्फर्स है, मैं इसको ज़मीन पर रख के उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखता हूँ शायद किसी के बैग में कोई फ़ोन पड़ा हो। अब वो ऐसे ही करता है, अपनी गाड़ी में से अपने वुडन स्टिक्स को निकाल लेता है जो कि वो सर्फिंग के लिए लेकर आया था, और एक एक करके वो फेंकता है और उसके ऊपर पाँव रखता हुआ आगे जब बढ़ता जाए, क्योंकि आगे एक टेबल था जिसके ऊपर कुछ बैग्स पड़े हुए थे। वो कहता है शायद किसी के बैग में फ़ोन और हम हेल्प बुला सकें, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अब वो वुडन के सर्फर्स जो थे वो सैंड के ऊपर फैलाने लगता है। पहले एक फेंकता है, उसके ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरा फेंकता है, ताकि वहाँ तक पहुँच जाए सेफली और उसका पाँव सैंड पर ना लगे। उसके सारे दोस्त उसको बहुत मोटिवेट कर रहे थे, वो कहते तुम कर सकते हो, तुम बहुत आराम से जा रहे हो आगे, और वो बहुत ध्यान से ये काम कर रहा था। अब केटी भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी कि तुम आराम से जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और जोना ऐसा ही करता है, वो वुडन के ऊपर एक एक करके पाँव रखता है और बड़ी एहतियात से टेबल के पास पहुँचने लगता है। लेकिन जैसे ही टेबल के पास वो पहुंच रहा था, अब वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टेंटिकल्स को आइडिया हो चुका था कि वुडन ब्लॉक को हिलाना है, और वो जैसे ही उसको हिलाते हैं उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अब उसका पेट जो था वो सैंड के साथ टच होने वाला था, जो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टच उसका पेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि टेंटिकल्स उसके पेट तक चल लग चुके थे। अब यहाँ उसके बाकी दोस्त बहुत उसको सपोर्ट करते हैं कि तुम ऊपर चढ़ो प्लीज़, अपने हिम्मत मत हारो। और वो ऐसा ही करता है, वो हिम्मत नहीं हारता और ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। टेबल पे जाकर लेटता है तो उसको बहुत दर्द हो रही थी, क्योंकि जो भी था वो टेंटिकल्स उसके पेट पे टच हो चुके थे, और अब ये टेंटिकल्स उसके पेट के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे को तकलीफ हो रही थी। उसके पेट से खून बह रहा था। उसको आइडिया हो गया था कि अब वो बहुत खतरे में है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही थी। अब जॉना टेबल पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वो हिम्मत बिल्कुल हार चुका था। तकलीफ के मारे उसका बहुत बुरा हाल था और वो बहुत डर रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको बोला कि तुम उठो और तुम्हारे पास बैग्स पड़े हैं, तुम उसमें से खोल कर देखो, शायद कोई सामान मिल जाए, कोई फ़ोन मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब खाने का तो थोड़े बहुत सामान उसको मिल गया था, लेकिन जैसे ही वो खाता है उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। फिर वो खुद नहीं खाता और अपने दोस्तों की तरफ चीज़ें फेंकने लगता है। किसी को ड्रिंक देता है, किसी को पानी देता है, किसी को कुछ देता है, ताकि किसी को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि कितनी देर से वो लोग धूप में बैठे हुए थे। और वो फ़ोन तलाश करने लगता है, लेकिन इस किसी बैग में से उसको कोई फ़ोन नहीं मिलता। सबके फ़ोन उसी गाड़ी की डिक्की में थे। अब इनको आइडिया हो गया था कि अब अगर इनको फ़ोन चाहिए तो इनको डिक्की खोलनी होगी, लेकिन वो उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल काम था। जो ना सारा सामान देखने के बाद और तकलीफ से चिढ़ाने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो मूवमेंट कर रहा था उसके पेट में और दर्द हो रही थी। अब यहाँ के दोस्त उसको कहते हैं कि तुम जाके टेबल पर लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए हेल्प ले आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तुम बस अब चुपचाप लेटे रहो, तुमने अपनी एफर्ट कर दी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स बोर्ड्स को भी हिला रहे थे, क्योंकि वो अब जान गए थे और सेंस कर रहे थे, जैसे जैसे वो खा रहे थे वो और स्ट्रांग होते चले जा रहे थे।
अब एक लड़की कहती है जो गाड़ी में बैठी हुई थी कि मैं पीछे डिक्की से वो फ़ोन्स निकालने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि अगर तुम फिसल गई तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन वो कहती है हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना होगा। वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ती है ताकि बहुत एहतियात से चाबी से डिक्की खोल कर फ़ोन निकाल सके। लेकिन जैसे वो ऐसा कर रही होती है उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बार बार उसका हाथ स्लिप हो रहा था। गाड़ी गर्म होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और उसका हाथ डिक्की के अंदर फंस जाता है और चाबी उसी के अंदर अटकी हुई थी। अब यहाँ गाड़ी आती है और इनको आइडिया हो गया था कि यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए पुलिस आ रही थी और एक ही पुलिस ऑफिसर था उस गाड़ी में। जैसे ही वो इन लोगों को बैठा हुआ देखता है वो समझ गया था कि शायद इन्होंने ड्रग्स किए होंगे और इनकी बात सीरियसली नहीं लेता। वो कहते हैं प्लीज़ नीचे मत उतरो, लेकिन उसके बूट्स ऐसे थे जिस पे टेंटिकल्स अटैक नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले वो जोना को आके देखता है जिसका पेट बहुत जख्मी था। वो कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे, ऊपर क्यों चढ़े हुए हो, नीचे आके उसकी मदद करो। लेकिन केटी और कोल कहते हैं हम यहाँ पर नहीं उतर सकते, सैंड में कुछ ऐसा है जो हमें तकलीफ पहुंचाएगा और खा जाएगा, अंदर खींच लेगा अपने साथ। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे वो स्कैन वाले लड़के के पास भी जाता है। उसको कहते हैं तुम इसमें से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, और वो भी इसको यही बात करता है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। सैंड के अंदर टेंटिकल्स निकल रहे हैं जो हमें खा रहे हैं, हमारे दोस्तों को हमारे सामने खा चुके हैं। और इतने में उसकी चाबी गिरती है जिसको उठाने के लिए ऑफिसर हाथ सैंड के ऊपर रखता है, जिसके बाद वही होता है जो सबके साथ हुआ। टेंटिकल्स उसको भी अंदर मिट्टी के खींचने लगते हैं, उसका हाथ पूरा खा जाते हैं और वो चीखने लगता है। वो कहते हैं प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बचाओ, मैं कहाँ पे फंस गया, ये क्या चीज़ है और ये कैसे अटैक कर रही है। तो केटी उसको कहती है हमने तुम्हें पहले ही कहा था, प्लीज़ तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाता और टेंटिकल्स पूरी तरीके से उसको अंदर दबोच लेते हैं और अंदर ले जाते हैं मिट्टी के अंदर। अब यहाँ केटी अब स्प्रे पकड़ लेती है उसका ताकि आगे से उसके काम आ सके, और अब वो समझ रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। यहाँ मिच की हिम्मत करता है कि मैं कुछ पकड़ लूँ, और वो लड़की गाड़ी से उसको टावल फेंकने लगती है। इतने में उसका पाँव फिसल जाता है जिसकी वजह से वो सैंड के ऊपर गिर जाता है, और वही होता है उसके साथ भी। टेंटिकल्स उसको भी मिट्टी के अंदर दबोच लेते हैं। अब यहाँ केटी और बाकी सब बहुत चीखते रहते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें उसको खींच के लेके जा रही थी। वो बहुत रोती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाती। और मिच भी उसके अंदर चला जाता है सैंड के, और कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। लेकिन अब केटी कहती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, हमें खुद ही कुछ करना होगा। और जो बार्स उतरे थे इसके बोट के, वो कहती है हम इसी की मदद से इसके ऊपर चढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ काम में मदद करेंगे। अब वही बोट जो होती है वो नीचे ज़मीन पर फेंकती है जिसकी मदद से वो गाड़ी के पास आ जाती है। अब गाड़ी के बाद से वो चाहते हैं जोना की मदद करने। वो वही साइड्स जो बोट की उतारती है उसी वुडन को नीचे फेंकती है सैंड के ऊपर, और उसके ऊपर से गुजरते हुए जोना के पास जाते हैं, क्योंकि इनको पुलिस वाले की गाड़ी नज़र आ रही थी और वहाँ पर सेफ थी सैंड, वहाँ तो ये जा सकते थे। अब ये लोग तीनों बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचने लगती हैं ताकि जोना को लेकर गाड़ी में जा सकें। एक लड़की का हाथ जख्मी था, उसका हाथ के ऊपर पट्टी बांधती है और जोना को कहती है तुम हिम्मत मत हारो, हम बस तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं। और अब वो कहती हैं कि हमें इसके ऊपर से बहुत एहतियात से गुजरना होगा। वुडन ब्रिक्स होती हैं और उनके ऊपर से वो गुजरने लगती हैं एक-एक करके। सबसे पहले एक लड़की जाती है, फिर केटी जाती है, फिर दूसरी लड़की आने लगती है। लेकिन जैसे ही तीसरी लड़की वहाँ पर आने लगती है, उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसका हाथ भी ज़ख्मी था और उसका बैलेंस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब जो कैन में फँसा हुआ उनका दोस्त था, वो उनको बहुत मोटिवेट कर रहा था, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में था। वो कह रहा था कि मैं और देर यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तुम्हें मुझे भी बचाना होगा। और इतने में एक लड़की वहाँ फिसल जाती है, जिसका हाथ ज़ख्मी होता है, और वो वैसे ही होता है टेंटिकल उसको भी मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। और यहाँ वो कैन के ऊपर भी अटैक कर रहे थे, क्योंकि उसका ब्लड निकल रहा था और वो और अट्रैक्ट हो रहे थे और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। पहले तो बहुत ही बारीक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसानों को खाते जा रहे थे वो और मज़बूत होते चले जा रहे थे। अब यहाँ ये लोग जोना की मदद कर रहे होते हैं, और यहाँ पे दूसरी लड़की कहती है कि मैं जा सकती हूँ केटी आगे। वो अपने पाँव पे तौलिया बांधती है और छलांग मारते हुए आगे गाड़ी के पास जाने लगती है। पुलिस वाले की गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाती है, और यहाँ पे जो कैन में मौजूद लड़का था उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उसका कैन हिलाने लगते हैं टेंटिकल्स, और अब उसको आइडिया हो गया था कि वो उसको अंदर ले जाएंगे। अब वो टेंटिकल्स उस लड़के को उसके अंदर से ले जाते हैं सैंड के अंदर, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और हर जगह खून ही खून फैल जाता है। उसके दोस्त उसको देख के बहुत चिल्लाती हैं और एक टेंटिकल जो होता है वो गाड़ी को भी मूव कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की उस गाड़ी के ऊपर बहुत ज़ोर से गिरती है और बेहोश हो जाती है।
केटी उसको बहुत आवाज़ें देती है कि उठो उठो, हमारी हेल्प करो। जोना बहुत तकलीफ में है लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती। जब उसकी आंख खुलती है तब तक रात हो चुकी थी और केटी और जोना उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो उठे और गाड़ी यहाँ लाए और हमारी मदद करे। लेकिन जैसे उस लड़की को होश आ जाती है वो गाड़ी के ऊपर देखती है। वहाँ पर उस ऑफिसर की बोट पड़ी होती है जो शायद इमरजेंसी के लिए पानी वाली बोट रखी होती है। वो जैसे ही इसको ज़मीन पे फेंकती है वो खुल जाती है और ज़्यादा फैल जाती है जिसकी वजह से वो उनकी मदद कर नहीं सकती है। और वो जोना को लेकर उसके ऊपर से गाड़ी के पास आ जाते हैं ताकि इनके पाँव सैंड पर भी टच ना हो और वो बोट की मदद से उसके ऊपर गाड़ी के अंदर आके बैठ जाए। अब वो ऐसे ही करते हैं, वो सारे गाड़ी में आके बैठ तो जाते हैं लेकिन एक लड़की बाहर ही रह जाती है, केटी, क्योंकि टेंटिकल जो होते हैं गाड़ी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहे थे जिसकी वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और एक टेंटिकल इतना बड़ा हो जाता है और ऊपर तक आ जाता है। बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। लेकिन अब उसको आइडिया आता है, वो गाड़ी के ऊपर देखती है तो पुलिस ऑफिसर का कुछ सामान पड़ा था। वो वहाँ पे गैसोलीन के डब्बे देख लेती है। उसको आइडिया हो गया था कि मुझे अगर इसको ख़त्म करना है तो मुझे इसको जलाना ही होगा। वो गाड़ी के आसपास गैसोलीन फेंकने लगती है ताकि जैसे ही ये क्रिएचर इसके पास आए ये फ़ौरन वहाँ पे आग जला दे। और ऐसे ही होता है, जैसे ही वो क्रिएचर उसके पास आती है वो फ़ौरन मैस्टिक से उस पर आग लगा देती है और वो बहुत बुरी तरीके से जलने लगती है। अब जैसे ही वो जल रही होती है वो गाड़ी को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है ताकि गाड़ी भी उलटे और ये इन लोगों को खाए और इसमें दोबारा से जान आ जाए। लेकिन ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस चीज़ को जलता हुआ तड़पता हुआ देखते हैं। वो उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन ये तीनों बहुत मुश्किल से अंदर सेफ रहते हैं। यहाँ केटी के दिमाग लगाने की वजह से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है और ये लोग यहाँ पे बच जाते हैं। अब रात में ही सोते हुए गुजर जाते हैं, कोई इनकी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन जैसे ही सुबह होती है कोई इनकी गाड़ी का शीशा खड़काता है। यहाँ पे कोई आदमी आता है जो कि नॉर्मली चल के आ रहा था। अभी हमें आइडिया हो गया था कि वो क्रीचर्स वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। वो टेंटिकल्स दोबारा नहीं निकल रहे थे और वो लोग सैंडविच चलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो अब मर चुके हैं। अब यहाँ पे वो आदमी उनकी हेल्प करता है और उनको कहता है कि मैं आपके लिए किसी को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। दी एंड।